ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम गणित के पहले अभ्यास की बात कर रहे हैं। पहले चैप्टर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, हमने लिख दिया है प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें वास्तव में हों। वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास? वास्तव में हमारे साथ पूरी जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तीसरा परिमेय संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक हैं, पूर्ण हैं, परिमेय। ये तीनों संख्याएं का अगर हम देखें तो ये तीनों संख्याएं हमारे लिए क्या है बेटा? एक तरह की वास्तविक संख्याएं हैं। इन वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं के अंदर ये सभी तीनों के तीनों लोग आते हैं। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में आपका 1 से लेकर पूर्ण संख्याओं में आपका 0 1 से लेकर डॉट, परिमेय में आपके सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं तो आप सभी लोग जानते हैं। अब आते हैं एक नया, जो इसमें आपको थ्योरम पढ़ना है। उस थ्योरम का नाम है, क्या नाम है बेटा? यूक्लिड डिवीज़न मेथड। क्या नाम है उसका? यूक्लिड डिवीज़न मेथड। तो चलिए हम यूक्लिड के बारे में समझते हैं कि यूक्लिड ने अपना एक प्रमेय दिया। उस प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड ने कौन सा प्रमेय हमें प्रोवाइड किया था। तो ध्यान से समझिए, यूक्लिड ने, क्योंकि पहला चैप्टर जो है इसी बेसिस पर है। यूक्लिड ने क्या प्रमेय दिया था? देखिए, आपको पता है यूक्लिड ने हमें क्या दिया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और आप इसको 3 से भाग दे रहे हो। ध्यान समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे 20 लिखा है और आप इसे 3 से भाग दे रहे हो तो 3 छक्का 18 और नीचे आपका हो जाएगा 2। इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम कहें कि बीच वाले को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा, इस बात पे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका कुछ ऐसी थी। तो अगर हमको ये 20 लाना है, ध्यान दीजिए, 20 लाना है तो हम क्या करेंगे? इसका और इसका गुणा करेंगे, 3 और 6 का, ठीक, और प्लस हमारा क्या होगा बेटा? 2, मतलब हमारा रिमाइंडर होगा। इसी तरह अगर हम इसको क्या लिखें, बीच वाले को हम a मान लें, बीच वाले को हम लोग क्या मान लें बेटा? a मान लें। बीच वाले को हम लोग क्या मान लें? यदि हम बीच वाले को a मान लें, इसको हम लोग b मान लें, a से b को डिवाइड किया जा रहा है, आंसर आपको q मिलेगा और आपका रिमाइंडर जो है आपको r मिलेगा। तो a की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटा? b और q के मल्टीपल होती है और ये r होती है। जहाँ पर आपका r जो होता है बेटा, जहाँ पर आपका जो r होता है वो किससे बता? इससे। जहाँ पर आपका r जो, ये आपका क्या लिखा है? b लिखा है ना, ये b। जो r जो होता है वो b से छोटा होता है। जहाँ पर r हमेशा b से छोटा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पर b कौन है बेटा? 3 है। यहाँ पर b क्या है बेटा? 3 है। तो क्या कभी हमारा ये हिस्सा कभी 3 या 3 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कहोगे हो सकता है सर, एक काम कीजिए, इसको आप 21 कर दीजिए तो नीचे 3 बच जाएगा। आप यही सोचोगे? नहीं, जब आप 3 सोचोगे तो 3 7 बार में चला जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा, अपने आप रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो ये यूक्लिड का डिवीज़न मेथड था, जिसे हम लोग को याद रखना है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इस मेथड को कैसे याद रखें। तो आपको याद आ ही गया होगा, मैंने जो बताया है उसको आपको समझ लेना है और आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। तब आते हैं, चलिए हम लोग अभ्यास, हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1 पर। ये आपका 1.1 है। 1.1 में पहला प्रश्न है। 1.1 में पहला प्रश्न है 135 और 135 और
क्या कर रहे हैं 225, 135 और 225 का मौसा निकालना है। अब आपको मौसा निकालना है यूक्लिड डिवीज़न मेथड से। अब आपको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि आपने आज तक यूक्लिड मेथड तो सुना नहीं, करते आप यूक्लिड मेथड से ही हो, लेकिन आपको पता नहीं कि हमें कैसे बताया गया। देखिए, अगर आपको मौसा निकालने को दिया जाता है तो आप कैसे निकालते हो, 135 में से इसको ऐसे डिवाइड ही करते हो ना, बोलो करते हो कि नहीं करते हो। तो आपका हो गया 225। अब ये 135 से कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो 135 में से इसको काटोगे 0, ये हो गया 12 में से 3 गया 9, और ये आपका कट गया। फिर आपका कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो इसको समझो। अब देखो स्टेप लिखते कैसे। अब पहला स्टेप अगर यूक्लिड डिवीज़न मेथड से हम यूज़ करते हैं, ये है यूक्लिड डिवीज़न मेथड ही, लेकिन आपको क्या बता रहा है, लिखने को बता रहा है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, 225 बराबर कितना बेटा, 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक, चलिए आगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 90 को यहाँ रखते हैं, शेषफल को ये ले लेते हैं, फिर शेषफल से इसको डिवाइड करते हैं, यही करते हैं ना। बोलो एक बार में 90, कितना आ गया बेटा 45, कितना आ गया बेटा 45। अब इसको तुम देखो, दूसरा स्टेप हमने क्या किया, जो हमारा ये बचा, जो हमारा बचा, ये किसको डिवाइड करेगा, जिसने आपको ये दिया। अब आपको कंफ्यूजिंग होगा लिखना। अब आप यहाँ से देखो, सिर्फ इस पे देखो, ये बीच वाला कैसे आएगा, दूसरे स्टेप में 135 कैसे आएगा, 90 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा बेटा 45। देखिए आप लोग बचपन में जो पढ़े उसी 55 के हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं। चलो अगला क्या होता है बेटा 45, क्या है 90, 2 बार में कितना हो गया बेटा, 2 बार में क्या कट गया। तीसरे स्टेप पे जब हम जाएंगे तो तीसरे स्टेप पे कितना हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुणे 2, और आपका हो गया रिमाइंडर 0। जिस पर रिमाइंडर आपका 0 होता है, आपको पता है यही आपका क्या होता है बेटा, HCF होता है। यही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे HCF आपको कितना मिल गया, आपको HCF कितना मिल गया 45। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप यहाँ पे एक रफली वर्क करो, और रफली वर्क इस तरह करके आप उसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। जो कि बुक में आपके ऐसे लिखा है इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया, अदरवाइज़ आप इस तरह भी कर सकते हो। चलो इसको नोट कर लो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, इसका हमने स्टेप पहले से ही लिख दिया है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आने चाहिए। देखो हमने क्या कहा कि पहले आप रफली करो, आप रफली बचपन से जैसे करते हैं वैसे करो, ठीक है। आप इसका 3 से गुणा करो यहाँ पे, तो आएगा आपका बेटा 5 × 15 265। इसको माइनस करोगे तो आएगा बेटा 102। अब इसके हिसाब से देखो वो लिखो, अगर आपको ये वाला नंबर चाहिए तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसको जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। तो पहला स्टेप हमने लिख दिया। दूसरे स्टेप पर आओ, दूसरे स्टेप पर आओगे तो जो बार डिवाइड कर रहा था पहले आप उसको यहाँ लिखते हो, फिर आपका आंसर आएगा 102 से कितने बार 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 204। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 51। अब अगर आपको ये नंबर चाहिए तो आपको क्या करना, इसको गुणा करना होगा और 51 को आपको जोड़ना होगा। फिर आओ तीसरे स्टेप पर, तीसरे स्टेप पर क्या करोगे, 102 को नीचे उतार दोगे, ये 2 बार में चला जाएगा और ये आपका हो गया। तो अगर आपको इस तरह लिखना सीखना है, तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे रफली करो और इस तरह इसको लिख दो, और आप यहाँ से HCF निकालना जानते ही हो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, दरअसल एक दिक्कत ये है कि आपको कोई एक सीधा तरीका नहीं है। एजम्पशन है कि क्या हम किसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसमें जो तरीका बस यही आपको समझना है कि क्या हम किसी नंबर को अगर इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यही इस प्रश्न का भाग है। जैसे प्रश्न संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्ण संख्याएं 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं कि नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न है हमारा कि कोई भी एक धनात्मक संख्या है, क्या उसका अगर हम विषम संख्या है तो वो इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है हमारा a जिसकी वैल्यू है 6q प्लस r, 6q प्लस r। मान लेते हैं कोई भी एक संख्या है जिसको हम 6q प्लस r की तरह लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? 6q प्लस r के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 6q यहाँ है, r आपका यहाँ है। अब हमने आपको बताया था कि याद करिए कि जब a बराबर आपका b q प्लस r था तो हमने आपको बताया कि b जो होगा हमेशा r से बड़ा होगा। मतलब ये जो r है उस अगर हमने b को 6 बना दिया तो ये r जो है उसका मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 से शुरू होगा, चलो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। r का मान सदैव जब भी होगा क्या होगा बेटा? 5 से छोटा, मतलब 6 से छोटा होगा, अगर हमने एजम्पशन ये लिया। अब आप चाहो तो ऐसा नहीं कि आप एजम्पशन ऐसे भी ले सकते हो, 5q प्लस 1 का भी एजम्पशन ले सकते थे तुम, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? देखो हमारे प्रश्न का टारगेट ये है, जो हमारे प्रश्न का टारगेट होगा, जो हमारे प्रश्न का टारगेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को नंबर चूज़ करना है। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो हमारा टारगेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को नंबर चूज़ करना है। अब देखिए ध्यान से, अब इधर हम लेते हैं, अगर यदि जो है यदि r का मान हम 0 मान लें, यदि हम r का मान क्या मान लें? 0 मान लें, तब हमारा a का वैल्यू क्या होगा बेटा? 6q होगा। यदि हम r की वैल्यू 0 मान लें, मैंने क्या कहा कि जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप मानोगे। यहाँ पे आप मान लो कि आपका एक वास्तविक संख्या है जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, एक वास्तविक धन संख्या है जिसको हम 6q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। लिखने को हम 4aq प्लस 2 3 तब भी r भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम उस हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से हमारे अंदर प्रश्न दिया गया होगा। तो कंडीशन अगर ले r बराबर 0, अब देखिए q कोई भी एक संख्या, अब देखो इसका समझो, इसका आंसर क्या आएगा? सम आएगा कि विषम आएगा? अब देखो 6 क्या है बेटा? एक सम संख्या है, और सम संख्या में किसी भी नंबर का तुम गुणा करो, चाहे विषम का करो चाहे सम का करो, अगर तुम सम का करते हो गुणा तो भी आंसर सम ही आएगा। अगर सम का गुणा होता है तो आंसर सम आता है, पता है? नहीं पता है। और अगर सम का गुणा विषम से भी होता है, ध्यान दीजिएगा, सम का गुणा विषम से भी होता है तो भी आंसर हमको सम ही मिलता है। यहाँ पे जो q है कोई भी एक नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 4 10 20 50 कुछ भी रखो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो एक क्या आएगा? वो आंसर आएगा बेटा सम। क्या आंसर आएगा? सम। चलो अब आओ, यदि हम r का मान क्या मान लें? 1 मान लें। यदि r का मान हम 1 पुट कर दें, मतलब जो हमने नंबर लिया उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने नंबर हम लिख सकते हैं उसके बीच में। तो यदि ऐसा नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 6q प्लस 1। अब देखो ये है तो आपको पता है कि सम है। जब भी हम सम में विषम को जोड़ते हैं, जब भी हम सम में विषम को जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा हमारा विषम आता है। आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, 2 और 3 जोड़ो कितना आएगा? 5। 7 और 6 जोड़ो कितना आएगा? 13। जब भी सम विषम आपस में जोड़े जाते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा? विषम। तो यहाँ पे एक आया विषम, यहाँ पे क्या आया बेटा? विषम। मतलब यदि r का मान ये आएगा तो a का मान ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? विषम। अभी r के 5 मान हैं तो हमको 6 मान हैं, तो हमें सभी मानों को लेकर चलना है। अब अगले केस में आओ, यदि हम r का मान जो है वो 2 ले लें, यदि हम r का मान 2 ले लें तब क्या होगा? तब हमारा जो होगा a का मान जो होगा वो 6q प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, ये तो सम है ही है, ये क्या है? ये तो एक तरह का सम है कि नहीं है? ये तो एक तरह का सम है कि नहीं है? और ये भी आपका सम है। अगर आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखना है तो 2 कॉमन ले लो तो आपका हो जाएगा 6q प्लस 1, तो ये 100% सम हो जाएगा। तब ये 100% सम इसलिए हो जाएगा कि 2 का गुणा हो रहा है, और 2 एक सम संख्या का किसी में भी गुणा होगा तो वो क्या होगा बेटा? सम। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलना चाहिए? सम मिलना चाहिए। आंसर क्या आएगा? नहीं, आंसर की प्रकृति कैसी होगी यहाँ पे देखिए, इस पूरे चैप्टर में प्रकृति की बात की जाती है, ना कि आंसर की।
अब इसी तरह यदि हम r बराबर 3 रख दें, तो यदि हम r बराबर 3 रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, 6q प्लस 3 मिल जाएगा, 6q प्लस 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये क्या है बेटा, सम है कि विषम है, तो आप कहोगे बेटा ये विषम है। ठीक, इसी तरह यदि r बराबर क्या होगा बेटा 4, तो a का मान कितना हो जाएगा बेटा 4, 6q प्लस 4, सम आंसर है। इसी तरह 4 तक पहुंच गए। इसी तरह हमको क्या लेना है बेटा, यदि हम r का मान कितना ले लें बेटा 5 ले लें, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 5, सम विषम। क्या आएगा आंसर इसका बेटा, विषम। तो आप देखो विषम के कितने केस बने, विषम का एक केस यहाँ बना, विषम का एक केस यहाँ बना और विषम का एक केस यहाँ बना। प्रश्न में क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि कोई नंबर है किसी नंबर को, किसी विषम संख्या को हम इस रूप में उत्तरित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो हमने तब उसको उस तरह लिया और देखो विषम हमारा आया कि नहीं आया। तो देखो इससे क्या स्पष्ट हुआ, पहला 6q प्लस 1 है, दूसरा 6q प्लस 3 है और तीसरा 6q प्लस 5 है। यही नंबर हमारे विषम हुए, बाकी सभी नंबर हमारे क्या हो गए, सम हो गए। जब हम किसी नंबर को 6 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो उसका विषम नंबर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमारे क्या है, प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में दिया क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है, यदि परेड में, ये सब देखिए आप लोग बचपन में खेले किए हो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के मार्च करना है। मतलब इसको कितने में बेटा, 32, इस पूरे टुकड़ी को 32 के ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, 32 के ग्रुप में डिवाइड करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन दोनों स्तंभों में अधिकतम संख्या है कि वे मार्च कर सकें। ध्यान समझिएगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के टुकड़े में डिवाइड करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और दोनों में बराबर बांटना है। अधिकतम, एक मैं आपको क्वेश्चन एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी अधिकतम शब्द आए समझ जाना, आपको इसका HCF निकालना है। इन दोनों का आप निकाल लेना HCF, जो भी HCF होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। HCF आपका इसका आएगा बेटा 8। यहाँ पे आपको सोल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। हम आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन पे समझाते हैं जिससे आपको दिक्कत होगा, जो कि आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक, चलिए अब आइए, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका के द्वारा दर्शाइए। प्रश्न संख्या आपका 4 है। दिखाइए कि धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक, अब वहाँ पे पूर्णांक m हो सकता है, m का मान 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाया जा सकता है। किसी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए वो नंबर है a और उसका मान है बेटा 3q प्लस 1। मान लीजिए कोई नंबर है जिसका मान है 3q प्लस r, कोई नंबर है 3q प्लस r। अब यदि हम इसका स्क्वायर करें, तो उसे हम या तो 3m में लिख पाएंगे या तो 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब समझने का प्रयास करो। जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 बोला, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 5 प्लस 1। देखो 3 × m का केस बन गया। मान लो तुम 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। 64 को तुम क्या लिख सकते हो, देख लेते हैं। तो तुम लिख सकते हो 64 को 3 × 21 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो आप किसी का भी स्क्वायर उठा कर देख लो, या तो ये आएगा या तो आंसर ये आएगा। जैसे 9 का स्क्वायर 81 है,
तो 81 को तुम लिख सकते हो 3 × 27। यही हमें प्रूफ करना है कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर इन दोनों के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। यही प्रश्न है। देखो मैंने ये नहीं कहा कि यही हमेशा होगा, 4 के भी रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है, 5 के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रश्न हमसे डिमांड कर रहा है 3m के रिस्पेक्ट में, 3m के रिस्पेक्ट में, और m यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो मान लिया अगर ये है, तो यहाँ अगर ये है तो इसका मतलब अगर हम इसके केस लेते हैं तो जो r का मान होगा वो क्या होगा बेटा, r का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 तो हो नहीं सकता। जो हमने केस लिया उस केस के हिसाब से r का मान 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 का गुणा हम लिए हैं। तो अब अगर हम इसके हिसाब से लें, तो यदि हम r का मान 0 मान लें तो a का मान कितना हो जाएगा बेटा, a का मान हो जाएगा 3q। हमारे लिए स्क्वायर निकालना, तो a स्क्वायर निकालो तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर होएगा। अगर हम 9q को क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर। अब देखो यह क्या है, एक तरह का क्या है बेटा, धन संख्या है। देखो q क्या होता है, q क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या का तुम गुणा करो, चाहे उसको जोड़ो चाहे उसको घटाओ, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी आएगा कोई पूर्ण संख्या आएगा, 3q का जो आंसर आएगा ये कोई पूर्ण संख्या होगा, यह कोई पूर्ण संख्या ही देगा हमको, जब भी देगा पूर्ण संख्या देगा। तो मान लिया उस पूर्ण संख्या का मान m आएगा, हम मान रहे हैं कि ये है तो हम यहाँ पे लिख देंगे m की वैल्यू को हमने 3q स्क्वायर ले लिया है। ये m आएगा कि क्या आएगा, वो तो नंबर दिया रहेगा तब ना पता चलेगा बेटा। तो हम मान लेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो m के बराबर है, मतलब जब भी इसका आंसर आएगा कोई पूर्ण संख्या ही आएगा कि कोई और आएगा, पूर्ण संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको 3m का केस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, सॉल्यूशन से नहीं थिंकिंग से हो रहा है। अब यहीं पर यदि हम इसी को हम r का मान अगर हम 1 ले लें तो r का मान 1 लेने पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3q + 1 हो जाएगी। अब हमसे प्रश्न ने जो कहा है स्क्वायर निकालना, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 3q + 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें बेटा, तो इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलो, a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर आएगा +1 + 2ab मतलब 6q आएगा। अब देखो q को एक साथ कर लो तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब इन दोनों में से देखो 3 का रिस्पेक्ट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें, इन तीनों में से अगर हम 3 कॉमन दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर + 2q और +1। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो ये इस पोर्शन को अब ध्यान से देखो, इस पोर्शन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर जब भी आएगा कोई ना कोई पूर्ण संख्या आएगा। इस आंसर को जब तुम सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई धनात्मक संख्याएं आएगी कि नहीं आएगी। आप कोई भी यहाँ पे नंबर रख कर देख लो, इसका आंसर जैसे 10 भी आ सकता है, 25 आएगा, कभी 1.5 या 3.5 नहीं आएगा। तो जिस तरह यहाँ पे हमने m को 3q स्क्वायर बनाया था, अब यहाँ पर m को 3q स्क्वायर + 2q बना देंगे, क्योंकि इसका आंसर एक इंटीजर है। तब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर की वैल्यू को 3, ये पूरा m में बदल गया और यहाँ पे हो गया 1। अब ये सोचोगे कि सर ये 3m ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि आपको आंसर निकालना, और m यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है। m का मान कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं, इस केस में m का मान ये आया, इस केस में m का मान ये आया, तो ये दोनों मान अपने हिसाब से ढंग से डिपेंडेंट हैं। इसी तरह अगर हम यदि अगला प्रश्न लें, यदि हम r का मान क्या ले लें बेटा, 2 ले लें। यदि हम r का मान 2 ले लें, थोड़ा सा हम इसको, यदि हम r का मान 2 ले लें तो क्या हमें मिलेगा, ध्यान समझिएगा। यदि हम r का मान 2 ले लेते हैं तो r का मान 2 लेने से हमें फ़ायदा क्या होगा, तो r का मान 2 ले लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3q + 2 का 2 हो जाएगा। चूँकि हमको इसका स्क्वायर निकालना है इसलिए हम डायरेक्ट इस बार स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो हमें स्क्वायर करेंगे तो यही पहला आएगा 9q, पहला कितना आएगा बेटा 9q स्क्वायर, दूसरा कितना आएगा 4, और तीसरा कितना आएगा बेटा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12q।
मैंने क्या कहा, जितना इसको 3 का रिस्पेक्ट दे सकते दे दीजिए। ये आपका 9 क्यूब स्क्वायर हो गया, इधर आपका 12 क्यूब को हमने लिख दिया, 4 को हमने तोड़ दिया 3 + 1 में। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा नंबर 3 के रूप में टूट गया। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 3q² + 4q + 1, और यहाँ पे +1 है। फिर से देखो बेटा, ये पूरा का पूरा नंबर अगर हम इसका आंसर निकालेंगे, जो भी आएगा, लेकिन आंसर तो पूर्ण संख्या ही आएगा। जो भी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा ये पूर्ण संख्या आएगी, ये तो कंफर्म है। तो इसीलिए हम इसको ले लेंगे, m का वैल्यू मान देंगे। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q² + 4q + 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3m + 1। अब आप देखिए, जितने पॉसिबल केस हमारे पास थे वो सभी पॉसिबल केस को हमने लिया। जितने हमारे पास पॉसिबल केस थे जो इसने बोला था, तो तीनों केस हमने लिया। तो एक में 3m आया, बाकी 2 में 3m + 1 का फॉर्मेशन आया। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, किसी भी नंबर के स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचो और देखो कि ये इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। कोई भी नंबर सोचो। चलो, तुम कहना चाह रहे हो सर हम एक काम करते हैं, सर हम 11 का स्क्वायर सोच लेते थे। 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। अब 121 को तुम 3 × 40 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, देख लो। कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर तुम उठाकर देख लो, या तो तुम उसको इस केस का बना देकर दिखाओगे, या तो तुम उसको ये केस बनाकर दिखा पाओगे। चलिए इसको कर लीजिए नोट, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 5 है। क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा सिद्ध करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्ण का घन मतलब क्यूब जो हो सकता है इन 3 फॉर्म में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। चलिए एकदम पिछले क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे किए थे। मान लेते हैं नंबर, कोई नंबर है 3m 3q + 1। हमें क्यूब 3 + r है, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपको पता ही है। जहाँ r की वैल्यू क्या होगी बेटा, <3 होगी। तब यहाँ पर यदि हम r का मान 0 ले लें और हमें निकालना है बेटा a³, तो a³ मतलब 3q का क्यूब करोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 27 क्यूब का क्यूब। अब देखो यहाँ पर 27 को तुम 9 के रूप में बनाने की कोशिश करो, तो 27 को 9 के रूप में बताएं तो 9 × 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। इस पूरे वैल्यू का आप क्या मान लोगे, m। अगर इस पूरे वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, कोई धन संख्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस हमें से इतना प्रश्न का जवाब दो कि अगर हम 3 × अगर यहाँ पे 10 का क्यूब होता तो आप 3 × 1000 करते तो आंसर कितना आता, 3000। कुछ भी लोड करके रखोगे आंसर धन में ही आएगा, इसीलिए मान लेते हैं कि वो m है। तो यह अगर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a³ = 9m, जहाँ पे m का मान आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह यदि हम r बराबर क्या ले लें बेटा, 1 ले लें। यदि हम r का मान 1 ले लें, यदि हम r का मान 1 ले लें, तो r का मान अगर 1 लेते हो तो इसका मतलब क्या है, r का मान 1 लेने का तात्पर्य है, r का मान 1 लेने का तात्पर्य है बेटा, क्या तात्पर्य है बताओ। r का मान 1 लेने का तात्पर्य है कि अब आपका जो a³ होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 3q + 1 के क्यूब के बराबर होगा। अब a³ + b³ का फार्मूला आप लोग को याद होगा, a + b का जो होल क्यूब होता है उसका फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक, अब यहाँ से देखो a की जगह 3 का क्यूब मतलब 27 क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3ab मतलब 3 × 3q × 1 का कोई मतलब आएगा नहीं, और यहाँ पर होगा बेटा 3q + 1। तो देखो ध्यान से, तो 27 क्यूब का क्यूब +1 और 3 × 3 = 9, ये हो गया 9 क्यूब = 3q + 1। अब कितना हो जाएगा बेटा, 27 क्यूब का क्यूब +1, अब अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 27 क्यूब का स्क्वायर + 9 क्यूब। ठीक, अब हमने क्या बताया, देखो 9 बनाना तो जितने में से 9 निकल सकता है उसको एक साथ कर लो। तो 27, अब देखो हम 9 निकाल ही ले, 9 निकालोगे इसमें से 9 निकलेगा,
कितना बचेगा 3 क्यूब का क्यूब। इसमें से निकालोगे कितना बचेगा बेटा 3 क्यूब स्क्वायर। इसमें से पूरा निकाल लोगे तो कितना बचेगा क्यूब, और ये बचा हुआ 1 क्या हो जाएगा बेटा बाहर। इस पूरे को हम इंटीजर मान सकते हैं, इस पूरे को एक m मान सकते हैं, तो m मान लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9m प्लस 1। क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। तो ये आपका आ गया पहला। ठीक, एक रूप आपका 3m आया, दूसरा रूप 3m प्लस 1 आया। अब आइए तीसरे रूप पर। तीसरे रूप में यदि हम r का मान 2 ले लेते हैं तब क्या होगा। यदि हम r का मान 2 ले लेंगे तब हमारा जो a क्यूब होगा वो कितना होगा बेटा a, वो हमारा होगा 3 क्यूब प्लस 1 के क्यूब के बराबर। ठीक है, 3 का क्यूब करोगे तो पूरा डिट्टो वही, अच्छा 1 नहीं 2 है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 27 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा बस प्लस 8 प्लस 3 क्यूब 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। ठीक, अब आइए यहाँ से अगर आप लोगे तो ये आपका हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, इन जितने लोगों में से पहले आप 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब, 18 तियाँ 54 क्यूब की स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36, आपका होगा 36 क्यूब। ठीक, जितने 9 बन सकते हैं 9 कॉमन ले सकते ले लीजिए। इसमें से 9 लोगे तो 3 क्यूब का क्यूब, इसमें से